हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट गेन टू फॉर्म अ कंपाउंड विद सोडियम। हमें क्या बोला हुआ है कि एक हमारे पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 8। अब एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा ताकि वो सोडियम के साथ कंपाउंड बना सके। अब देखो, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर है 8। अब अगर 8 एटॉमिक नंबर है यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने प्रेजेंट होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो अगर हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे बीचों बीच क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद जो बाहर वाला शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तभी तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑक्टेट रूल के हिसाब से हम क्या बोलते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने इंपॉर्टेंट है ताकि जो हमारा एटम है वो स्टेबल हो सके। अब यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब स्टेबिलिटी के लिए इसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हम सोडियम के बारे में बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने प्रेजेंट होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं सोडियम के बारे में बात कर रही हूँ तो इसके फर्स्ट शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट शेल के अंदर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और फिर उसके बाद उसके भी नेक्स्ट शेल में यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि सोडियम के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब देखो, इसने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ अगर शेयर कर भी लिया तो क्या ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा? नहीं, इसके पास फिर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि ये कितने Na के साथ, कितने सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा? ये 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, उनके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na2O बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sample of oxygen contains 2 isotopes of oxygen with masses 16U and 18U respectively. The proportion of this isotope in the sample is 3:1. What will be the average atomic mass of oxygen in this sample? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आइसोटोप का मतलब क्या होता है। तो आइसोटोप का मतलब होता है वो एलिमेंट जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो रहेगा सेम, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो होगा इनका डिफरेंट। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम। एटॉमिक मास क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखो क्या दे रखा है? 2 आइसोटोप्स है ऑक्सीजन के, एक का मास है 16 और एक का मास अपने पास क्या है? 18 है। अब हमने बोला कि जो प्रोपोर्शन है इन आइसोटोप्स का सैंपल के अंदर वो कितना है? 3:1 में है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या रहेगा? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 + 1 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 4। यानी कि अगर मैं इस साइड से देखूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? 3/4। और यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा? 1/4 बन जाएगा, राइट। तो अगर तुम यहाँ पे देखो कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे तो देखो, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? 16 और 18 दे रखा है, इनका अलग अलग मास। यहाँ पे रेशो के हिसाब से 3:1 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 3/4 × 16 + 1/4 × 18। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 12। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 4.5 और 12 + 4.5 हो जाएगा 16.5। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, यानी कि 16.5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब होता है? देखो, जब भी हम मिक्सचर्स के बारे में बात करते हैं ना तो मिक्सचर्स होते हैं 2 तरीके के। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं? जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा
एटम्स या अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं चाय के बारे में बात करूं तो चाय के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या हो रखी है, मिक्स हो रखी है। और क्या यहाँ पे कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन है? नहीं, यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्सचर बोल देते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक हम यहाँ पे बोल देते हैं होमोजीनस मिक्सचर, और एक हम यहाँ पे बोल देते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर, ठीक है। क्या क्या बोला हमने? होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। अगर मैं यहाँ पे होमो के बारे में बात करूँ तो होमो का क्या मतलब होता है? सेम। और अगर मैं यहाँ पे हेट्रो के बारे में बात करूँ तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो बेसिकली होमोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब है? जहाँ पे हमें थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन दिखाई देगी और यहाँ पे हमें कोई भी फिजिकल बाउंड्री नहीं दिखाई देगी। जैसे कि मान लो मैंने पानी लिया, पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया? शुगर डाल दिया थोड़े से अमाउंट में, और उसको मैंने अच्छे से घोल दिया। तो क्या मुझे शुगर की लेयर अलग और पानी की लेयर अलग दिखाई देगी? नहीं, मुझे थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन ही दिखाई देगा। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? होमोजीनस मिक्सचर। जब हम हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में बात करते हैं तो हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यानी कि मुझे यहाँ पे दो अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगी, मुझे यहाँ पे एक फिजिकल बाउंड्री दिखाई देगी। जैसे कि मान लो मेरे पास पानी था, पानी के अंदर अब मैंने क्या डाल दिया? मैंने ऑयल डाल दिया। तो मुझे यहाँ पे ऑयल की एक अलग लेयर नज़र आएगी और मुझे यहाँ पे वाटर की एक अलग लेयर नज़र में आएगी, ठीक है। तो वो क्या हो गया? हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। तो इन सब में से हमें बताना है कि हेट्रोजीनस मिक्सचर कौन सा है। अब एक क्या है अपने पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक अपने पास क्या है? विनेगर। विनेगर के अंदर क्या होता है? CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड, और पानी का ये एक मिक्सचर होता है। अगर मैं यहाँ पे मिल्क के बारे में बात करूँ तो मिल्क क्या होता है? यहाँ पर एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब देखो इसको, मिल्क को हमने हेट्रोजीनस मिक्सचर क्यों माना है? देखो विनेगर भी क्या है? वैसे तो विनेगर भी यहाँ पे हमारे पास एक मिक्सचर है, लेकिन एक होमोजीनस मिक्सचर है। क्या हमें ये जो एसिटिक एसिड है वो अलग दिखाई देता है और पानी अलग दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, हमें थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन दिखाई देती है। अगर मैं सोडा वाटर के बारे में भी बात करूँ तो वहाँ पे भी हमें क्या दिखाई देगा कि एक होमोजीनस मिक्सचर है। अब देखो मिल्क यहाँ पे हेट्रोजीनस क्यों बना? मिल्क यहाँ पे इसलिए हेट्रोजीनस कंपाउंड बना है क्योंकि मिल्क के अंदर कुछ फैट के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं। अब देखा जाए तो अगर मेरे पास एक मिल्क है, मिल्क का ग्लास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि इस मिल्क के अंदर छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये इतने भी ज़्यादा नहीं है, इतने भी ज़्यादा बड़े नहीं है कि नीचे सेटल हो जाए या फिर नीचे सेडिमेंट हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमें ये जो फैट के ग्लोब्यूल्स है वो अलग से देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमने मिल्क को किसके अंदर रखा है? हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर। हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर भी इसको हम कोलॉइड्स के अंदर मानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मिल्क क्या है? कोलॉइड, और कोलॉइड किसका पार्ट होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन आंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर? तो आंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर के बीच में करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखना कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 आंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। यहाँ पे मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ लिखी हुई है, इन सारी वैल्यूज़ को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी हमने क्या बोला कि 1 नैनोमीटर जो है वो 10 आंगस्ट्रॉम के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड? अब देखो यहाँ पे जब भी हम पानी के बारे में बात करते हैं ना, तो पानी दो तरीके का होता है। एक तो हम यहाँ पे बोल देते हैं सॉफ्ट वाटर, और एक हम यहाँ पे बोल देते हैं हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर कौन सा वाटर होता है? जो कि लेदर प्रोड्यूस करता है विथ सोप, यानी कि झाग प्रोड्यूस करेगा सोप के साथ। वहीं पे अगर हम हार्ड वाटर के बारे में बात करते हैं तो ये लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है सोप के साथ, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में बात करूँ तो हार्डनेस ऑफ वाटर भी दो तरीके की होती है। एक हम यहाँ पे बोल देते हैं टेम्पररी हार्डनेस, और एक हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? परमानेंट हार्डनेस। अगर मैं यहाँ पे टेम्पररी हार्डनेस के बारे में बात करूँ तो अगर मैं इस पानी को बॉईल करूँगी तो ये जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वो किस में चेंज हो जाएगा? सॉफ्ट वाटर में। अब ऐसे कैसे चेंज होगा? तो बेसिकली जब भी हम टेम्पररी
हार्डनेस के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो जब भी हम पानी को बॉईल करते हैं तो ये जो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं, वो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। तुमने कभी कभी देखा होगा कि जब भी तुम पानी को गर्म कर रहे हो तो तुम्हारा जो यूटेंसिल है उसमें कुछ वाइट वाइट के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो वो जो वाइट प्रेसिपिटेट है उसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हारा जो वाटर था वो एक्चुअल में हार्ड वाटर था, और बॉईल करके वो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स थे वो प्रेसिपिटेट आउट हो चुके हैं। वहीं पे अगर मैं परमानेंट हार्डनेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी कैल्शियम और मैग्नीशियम की ही इम्प्योरिटीज़ होती है, बट यहाँ पे हम ज़्यादातर बात कर रहे होते हैं सल्फेट्स के बारे में, और ये जो सल्फेट्स होते हैं वो बॉइलिंग से भी नहीं जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव नहीं कर सकता है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा से ट्रीट करने से ये जो परमानेंट हार्डनेस है वो चली जाती है। दूसरा क्या है, कैल्गन मेथड। कैल्गन मेथड से भी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। इवन यहाँ पे जो लिखा है आयन एक्सचेंज मेथड, इससे भी हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। किससे हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते, बॉइलिंग से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बॉइलिंग से टेम्पररी हार्डनेस जाती है लेकिन परमानेंट हार्डनेस इससे नहीं जाती है। ठीक है, तो आंसर यहां पे बन जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई बेसिक एसिड। इनमें से कौन सा ट्राई बेसिक एसिड है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्राई बेसिक एसिड का क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अभी के लिए, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ एसिड का क्या मतलब होता है कि हमारा एक जो एसिड है वो कितने आयन्स में टूट रहा है। जैसे कि मान लो मेरे पास है HCl, ठीक है, तो ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो किस में डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। और एसिड्स क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव को बाहर निकालते हैं उसको हम एसिड बोल देते हैं, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, HCl है जो कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है। अब देखो कितने H पॉजिटिव बाहर निकाल रहा है, एक H पॉजिटिव बाहर निकाल रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी कि इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि इस एसिड को हम क्या बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड बोल देंगे। मोनो का मतलब एक, ठीक है, और बेसिसिटी ऑफ एसिड के कितने H पॉजिटिव को वो बाहर निकाल रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो अपने पास है H2SO4, यानी कि अपने पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या हो गया अपने पास, मोनो बेसिक एसिड हो गया, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये किस में टूटेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा। कितने H पॉजिटिव बाहर निकाल रहा है, 2H पॉजिटिव बाहर निकाल रहा है, यानी कि इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, डाई बेसिक एसिड। डाई का क्या मतलब हुआ, 2, तो इस एसिड को हम क्या बोल देंगे, डाई बेसिक एसिड बोल देंगे। तो ये क्या हो गया, डाई बेसिक एसिड हो गया। क्या ये ट्राई बेसिक है, नहीं, यानी कि ना ये अपना ऑप्शन है ना ये अपना ऑप्शन है। एक बार नाइट्रिक एसिड का भी देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, ठीक है, क्या होता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। अब ये जब टूटेगा ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में टूटेगा। कितने H पॉजिटिव बाहर निकाल रहा है, एक H पॉजिटिव बाहर निकाल रहा है, यानी कि इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1, और इसको हम क्या बोल देंगे, मोनो बेसिक एसिड बोल देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक मोनो बेसिक एसिड है, ये ट्राई बेसिक एसिड नहीं है। अब अपने पास क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। तो अगर इसकी डिसोसिएशन होगी तो किस में होगी, 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये कितने H पॉजिटिव बाहर निकाल रहा है, 3H पॉजिटिव बाहर निकाल रहा है, यानी कि इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, इसकी बेसिसिटी हो गई 3, और इसको हम क्या बोल देंगे, ट्राई बेसिक एसिड बोल देंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, फॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोला जाता है? ड्राई आइस बोला जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, किसको बोला जाएगा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसको याद रख लेना कि यहाँ पे जो अपना ऑप्शन आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट जीरो temperature is 0 Kelvin. In degree Celsius unit, which one of the following is the absolute zero temperature? तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि जब भी हम केल्विन के बारे में बात करते हैं, सो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस माइनस 273.15। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी टेम्परेचर है, मान लो तुम्हें डिग्री सेल्सियस में है, तुम्हें केल्विन में चेंज करना है, तो तुम वहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस माइनस 273.15। अब हमें यहाँ पे देखो क्या बोल दिया है कि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है वो है 0 केल्विन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? 0 केल्विन आ रहा है। तो इन डिग्री सेल्सियस यूनिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? तो वो क्या हो जाएगा अपने पास? माइनस 273.15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अपने पास क्या आता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अलॉयड विद सोडियम टू ट्रांसफर हीट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर? कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसको सोडियम के साथ अलॉय किया जाता है ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर में उसको हीट ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जा सके? तो वहाँ पे याद रखना हम पोटेशियम को यूज़ करते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं NaK के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? हमारा पोटेशियम आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है? एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? जो हमारे पास ग्रुप 1 होता है पीरियोडिक टेबल का, उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं लीना की रूबी के साथ फ्रेंडशिप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रॉन्शियम। ठीक है, तो इनमें से कौन से एल्कली मेटल की लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? अब देखो फ्रॉन्शियम को हम यहाँ पे क्या क्या है अपने पास? सोडियम है, यहाँ पे अपने पास पोटेशियम है, यहाँ पे अपने पास रुबीडियम है और यहाँ पे अपने पास सीजियम है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट दे रखे हैं ऑप्शन में। तो एक चीज़ याद रखना कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते रहते हैं ना, वैसे वैसे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता रहेगा? मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमें किस में देखने को मिलेगी? नीचे वाले एलिमेंट्स में देखने को मिलेगी। और नीचे अपना एलिमेंट इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा बैठा हुआ है? सीजियम बैठा हुआ है, यानी कि हमारा आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे सीजियम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। तो ये तो भाई याद रख लो कि ब्राइन जो है वो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को बोला जाता है, यानी पानी और NaCl जब आपस में मिक्स हो जाते हैं उसका जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोल देते हैं ब्राइन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द एक्सीडेंटल टच ऑफ नेटल लीव्स क्रिएट अ बर्निंग सेंसेशन विच इज़ ड्यू टू इंजेक्ट ऑफ। अब देखो ये जो नेटल लीव्स हैं ये जो होती है इनके अंदर प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। अगर मैं बात करूं जैसे कि अपने पास, जैसे अगर मैं आंट्स के बारे में बात करूं या फिर मैं बी स्ट्रिंग के बारे में बात करूं, जब कोई चींटी काटती है या फिर बी स्ट्रिंग होती है तो उस टाइम पे तुम्हें जलन होना शुरू हो जाती है ना। वो जलन क्यों हो रही है? फॉर्मिक एसिड की वजह से हो रही है। और ये जो फॉर्मिक एसिड है वो आंट स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग के अलावा और कहाँ पे पाया जाता है? नेटल की लीव्स में पाया जाता है, नेटल लीव्स में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? HCOOH। और इसको हम और क्या बोल देंगे? IUPAC नेम के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है तो हमने यूज़ किया वर्ड मिथ। सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो एन, और क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे बोल दिया ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या नाम बन गया? मीथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या बनेगा? बी ऑप्शन, विच इज मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बननी चाहिए वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना।
थैंक यू सो मच।